मॉर्निंग। तो हम लोग बात करेंगे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और डायरेक्ट एविडेंस का। तो डायरेक्ट एविडेंस हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर आई विटनेस अगर है हम लोगों के पास तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इज़ अ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एविडेंस। अगर कोई भी आई विटनेस है, आंखों देखा हाल है, कोई भी चीज़ परसीव्ड बाय द सेंसेस। परसीव्ड बाय द सेंसेस का मतलब होता है हमने उसको देखा है, सूंघा है, टेस्ट किया है, कान से सुना है, या फिर किसी भी तरीके से महसूस किया है, तो ये डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एविडेंसेस है। लेकिन और ये सबसे माना जाता है कि सबसे बेहतरीन फॉर्म ऑफ एविडेंस अगर कुछ हो सकता है कि वो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एविडेंस होता है। ठीक है, हमने किसी को मर्डर होते हुए देखा और उसको मेरे को याद है, मेरे से पूछा गया, मैंने बता दिया कब हुआ, कैसे हुआ। तो तो ये चीज़ मान के चलते हैं कि दिस आर फॉर्म ऑफ द डायरेक्ट एविडेंसेस। सबसे बढ़िया तरीके का कोई एविडेंस है तो उसको मान के चलते हैं कि वो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एविडेंस है। आई विटनेस हो गया। नाउ कमिंग टू सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। ज़्यादातर केसेस में कोई भी क्राइम हो तो हम देखते हैं कि डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एविडेंसेस हमको नहीं मिलता है। एक जंगल में मर्डर हुआ तो उसको कौन देखने गया था वहाँ पे कि आई विटनेस बनेगा, वो तो देखा तो है नहीं। तो डायरेक्ट एविडेंस किसी भी केसेस में मिलना बहुत मुश्किल है। नहीं मिलता है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत से केसेस में डायरेक्ट एविडेंसेस मिलना मुश्किल होता है। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का मतलब क्या होता है? सर्कमस्टांसेस के हिसाब से एविडेंस। मतलब मान के चलते हैं कि अगर एक रूम है जिसमें कोई खिड़की नहीं है, दरवाज़ा नहीं है, और उसमें एक मर्डर होता है, और एक किसी बंदे को हमने 5 मिनट बाद या आधा घंटा पहले किसी को उस रूम से एक खून से सना हुआ चाकू को लेके जाते हुए देखा है। तो अब हम क्या मना सकते हैं या क्या बता सकते हैं कि हो सकता है कि जो बंदा है उसने ही क्राइम किया होगा। अब हमको इसको प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे प्रूफ करना पड़ेगा? जो घाव है जिसका मर्डर हुआ है उसको देखना पड़ेगा कि जो तलवार या जो चाकू उसके पास था उसका गहराई, उसका जो जख्म है उसके साथ मैच करता है या नहीं। उसका जो खून है वही नाइफ पे है या नहीं। नाइफ पे जो आदमी लेके जा रहा था उस तलवार को या उस चाकू को, उसके ऊपर उसका फिंगरप्रिंट है कि नहीं। और इन सब चीज़ों को, तमाम चीज़ों को देख के, और हम ये भी मान के चलते हैं कि जो सामने के दरवाजे से जा रहा होगा और कोई रूम में खिड़की या दरवाज़ा नहीं है तो वही आदमी ने ही खून किया होगा। ये सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, सर्कमस्टेंस, क्योंकि बाकी चीज़ को तो हम देख नहीं सकते हैं कि भाई इसी ने मर्डर किया है कि नहीं, लेकिन सर्कमस्टांसेस को देख के हमें यही लग रहा है कि इसने इस मर्डर को किया होगा। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है क्योंकि ये सर्कमस्टेंसेस पे बेस होता है। और जो हमारा दूसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, उसके लिए ये सही नहीं बैठता है कि सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ही वो किसी खूनी को पकड़ा जाए। अगर डायरेक्ट एविडेंस है तो उसके हिसाब से तो हम उसको हम पनिश कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो हम किसी को भी अगर पनिश करने का सोचते भी हैं तो हमको काफ़ी प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि उसको हम लोग पनिश कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसका बहुत अच्छा एविडेंस है। एविडेंस हम लोग देख सकते हैं। एग्जांपल, जो हमारा केस था तलवार का, आरुषि तलवार का। आरुषि तलवार का केस में क्या था, जो उसका घर था वो घर का दरवाज़ा बाहर से भी खुलता था और अंदर से भी खुलता था। तो इस केस में ये प्रूव ही नहीं हुआ कभी कि मर्डर घर के अंदर हुआ था और जो मर्डर अंदर किया वो बाहर चला गया, या जो कोई भी था वो बाहर से आया, मर्डर किया और मर्डर करके बाहर चला गया। क्योंकि जो बाहर से दरवाज़ा जो खुलता था उसके नौकरों के पास उसका चाबी था और उसके मम्मी पापा घर पे थे। तो मम्मी पापा ने किया होगा तो घर पे ही मर्डर हुआ है। और अगर बाहर से कोई आया और मर्डर करके चला गया तो उसके बाहर वालों के पास चाबी भी था, जो कि वो अंदर आके मर्डर करके वो चले भी गए होंगे। तो ये कभी प्रूव ही नहीं हुआ कि हुआ क्या था आखिरकार, और कोई कंक्लूसिव प्रूफ हुआ नहीं
कि नहीं, जब भी हम किसी मर्डर केस को प्रूव करते हैं तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि नहीं, मर्डर इसी ने किया है और ऐसे किया है और इसके सिवा कोई और मॉडस ऑपरेंडी हो ही नहीं सकता है, किसी और तरीके से वो मर्डर हो ही नहीं सकता था, तभी हम मानेंगे कि उसी ने दोष किया है। लेकिन जो नोएडा का सीबीआई का कोर्ट था उसने ये मान के चला कि नहीं, बाहर से कोई नहीं आया लेकिन मर्डर अंदर ही हुआ और उसके माँ बाप ने उसका मर्डर किया। ठीक है। लेकिन जब ये कोर्ट हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट ने कहा कि हम मान लिए कि उसने मर्डर किया, लेकिन क्या हम इस बात से इनकार कर सकते हैं कि वो जो चाबी जो बाहर किसी और के पास था, क्या वो अंदर आके मर्डर करके जा सकता है या नहीं जा सकता है? ये चीज़ तो रही गया। और लोगों का जो बाहर का जो गार्ड था या जो भी था उसने कहा था कि हाँ, जो भी उसका डोमेस्टिक हेल्प था या फिर उसका ड्राइवर था वो लोग बाहर से आए थे, उन लोगों ने रात को देखा गया था। तो दोनों में से किसी का ये प्रूव नहीं हुआ कि उसी ने ही मर्डर किया होगा, और कोर्ट ये फाइनली एक्सेप्ट नहीं कर पाया बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि इसी ने ये काम को किया होगा। तो ये सारा चीज़ जो था ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे बेस्ड था, क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस वहाँ पे किसी का था ही नहीं। और डायरेक्ट एविडेंस नहीं होने के कारण सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे उसके पिताजी और माताजी को जो कन्विक्ट किया था सीबीआई का कोर्ट, वो क्या हुआ, उसको खारिज कर दिया गया कि वे मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये सर्कमस्टेंशियल बेस पे हम किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकते। बहुत सारे केसेस में सर्कमस्टेंशियल बेसिस के एविडेंस के बेसिस पे भी पनिशमेंट हुआ है, लेकिन इस केस में ये खारिज कर दिया गया क्योंकि ये जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था ये इतना पक्का नहीं था कि ये क्राइम को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर सके। और इसी के कारण आरुषि तलवार और उसकी पत्नी को, आरुषि तलवार के माता पिता को छोड़ दिया गया कोर्ट से, हाई कोर्ट से, क्योंकि ये एविडेंसेस फुल प्रूफ नहीं था। नाउ कमिंग टू कन्फेशन ऑफ एन एक्यूज एंड कन्फेशन ऑफ एन को एक्यूज। तो कन्फेशन के बारे में आपको बता चुके हैं कि कन्फेशन जो होता है ये कौन कर सकता है। कन्फेशन कौन करेगा? तो कन्फेशन करेगा जो भी पर्सन है, वो अगर अपना जुर्म को कबूल करता है तो वो मान के चलेंगे कि वो कन्फेशन करता है। अब कन्फेशन किसके सामने करेगा? तो ये कन्फेशन सिर्फ वो कर सकता है मजिस्ट्रेट के सामने, और किसी के सामने अगर वो कन्फेशन करता है तो वो मान्य नहीं होगा। एक और होता है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। आपको जेल के अंदर रखे हैं हम, आप अपना जो को एक्यूज है जो आपके साथ बैठा हुआ है उसको आप बोलते हैं फलाने का मर्डर जो किए ना वो हम ही किए, और ये बात को दूसरा कोई सुन लेता है, तो क्या ये मान्य होगा कोर्ट में? तो हाँ, ये मान्य होगा कोर्ट में, क्योंकि उसने बिना किसी दबाव के ये चीज़ को कोर्ट में बोला है, तो ये मान के चलते हैं कि ये कन्फेशन होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये कन्फेशन ऑफ एन को एक्यूज, जब हम लोग कन्फेशन ऑफ एन को एक्यूज का बात करते हैं, क्या कोई ये बोल सकता है कि हाँ मैंने ये मर्डर किया है और बी के साथ मिल के किया है, तो अपने तो मान ही रहा है कि हमने ये क्राइम को किया है, लेकिन दूसरे को भी लपेट ले रहा है, तो क्या कोर्ट में ये मान्य होगा कि हाँ ठीक है, तो आपने और ए ने मिलके ये क्राइम को अंजाम दिया, तो क्या कोर्ट को विश्वास कर लेना चाहिए उस पर कि नहीं आपने और आपने मिलके ये क्राइम को किया? क्योंकि बोला जाता है ऐसा कि क्योंकि आपने एक क्राइम किसी के साथ मिलके किया तो आप उसके हुए नहीं, और आप बचने के लिए उसका भी नाम ले रहे हैं, तो आप कोर्ट के प्रति क्या वफादार होंगे? अगर आप जिसके साथ आपने क्राइम किया उसके प्रति ही वफादार नहीं है तो आप क्या कोर्ट के प्रति वफादार होंगे? तो आप किसी को भी फंसा भी सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे बोला गया है कि कन्फेशन ऑफ एन एक्यूज। तो सबसे पहले अगर कौन कन्फेशन हम लोग बात करते हैं तो कन्फेशन मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं, मजिस्ट्रेट को कन्फेशन दिया, और ये कन्फेशन मजिस्ट्रेट को कब दे सकते हैं? जब हमें मजिस्ट्रेट पहले ये बताएगा देखो कन्फेशन देना ज़रूरी नहीं है, कन्फेशन अगर दोगे तो ये आपके खिलाफ़ कोर्ट में यूज़ किया जाएगा, और अगर आप कन्फेशन दोगे तो आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है, आपके ऊपर किसी ने दबाव तो नहीं बनाया है। अगर सारे चीज़ों को बताने के बाद भी अगर वो एक्यूज़ जो होगा वो रेडी होता है तब उसका कन्फेशन दिया जाएगा, और वो कन्फेशन मान्य होगा क्योंकि वो मजिस्ट्रेट को दिया गया है। और उसको हम लोग बाद में
किसी भी चीज़ के उसके खिलाफ यूज़ कर सकते हैं। अब कन्फेशन जो होगा ये हम कितना यूज़ कर सकते हैं? क्या कन्फेशन, उसने ये क्राइम को कन्फेस किया कि हमने इस क्राइम को किया है, तो क्या उसके वजह से हम उसको सीधे फांसी पे चढ़ा सकते हैं? नहीं चढ़ा सकते हैं। उसको जो भी उसने कन्फेशन किया है उसके बदौलत हम उसको उतना ही पनिश कर सकते हैं जितना कि उसने कबूल किया है और उससे कुछ हमें डिस्कवरी हुआ है। डिस्कवरी होने का मतलब कि उसने कहा कि फलाना जगह से मैंने किसी का मर्डर किया, और मर्डर करने के बाद मैंने जो चाकू है वो जाके कहीं पे जाके छुपा दिया। अब कहाँ छुपाया? ये जो चाकू जहाँ पे उसने छुपाया वहाँ से उस चाकू का रिकवरी हुआ और उस चाकू में से उसका फिंगरप्रिंट निकला और सामने वाले जिसका खून हुआ था उसका ब्लड भी मिला। तो ये चीज़ हम उसके खिलाफ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या हम उसको उस मर्डर के लिए पनिश कर सकते हैं? नहीं। उसके लिए उसको प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा कि आपने इस क्राइम को किया है। प्रोसिक्यूशन का काम कम नहीं हो जाता है अगर सामने वाले ने कन्फेशन कर लिया। प्रोसिक्यूशन का काम उतना ही रहेगा, उसको प्रूव करना ही पड़ेगा। जो प्रोसिक्यूशन का वकील होगा उसको ये चीज़ प्रूव करना ही पड़ेगा कि आपने इस चीज़ को किया है, और तभी जाके उसको हम पनिश कर सकते हैं। दूसरी तरफ कन्फेशन ऑफ एन को एक्यूज, जब हम कन्फेशन ऑफ अ को एक्यूज का बात करते हैं तो एक ने अगर कह दिया कि कन्फेस किया कि मैंने और इसने मिलके इस क्राइम को किया है, तो उसकी वजह से हम सामने वाले को भी लपेट नहीं सकते हैं अनटिल ना अनलेस कि उसका कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस हमें मिल गया। उसने कन्फेशन दिया, ठीक है, लेकिन उस पर हम भरोसा तभी कर सकते हैं जब तक हमें उसके लिए कोई बढ़िया सा एविडेंस मिले कि दोनों ने मिलके इस काम को किया है। अगर नहीं मिलेगा तो हम उसके सोल एविडेंस पे को एक्यूज़ को पनिश नहीं कर सकते। उसको इंडिपेंडेंट अगर हमको कोई एविडेंस मिलता है जिसमें पता चलता है कि ए और बी ने मिलके इस मर्डर को किया है, ठीक है। जैसे कि उसने कहा कि ए और बी हमने मिलके ये मर्डर किया, और इसको करने के बाद हमें जो चाकू बरामद हुआ उसमें ए का फिंगरप्रिंट और बी का फिंगरप्रिंट भी मिला, और उसने कहा है कन्फेशन में कि ए और बी ने दोनों ने मिलके उसको स्टैब किया था, दोनों ने मिल के चाकू मारा था। और ये बात कहाँ से प्रूव हो गया? जो चाकू था उसमें दोनों का फिंगरप्रिंट मिला। अगर ये चीज़ ऐसा हो जाता है तब तो ये मान्य होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं मिला तब बी के खिलाफ ए का जो दिया हुआ एविडेंस है वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको हम बताएं, बाकी हम लोग देखते हैं, और जो आपको नहीं समझ में आएगा वो हमको बताइए तो हम आपको फिर वीडियो बना के भेजने का कोशिश करते हैं।